Hello everyone. This is Muthu Agrawal. I'm introducing the topic that is friction today, and I've been doing my PhD in mechanical engineering from IC Bangalore. So, what are the contents of the today's topic? First is the reason for friction. Second is the types of friction, direction of the friction, and then laws of friction. तो हम पहले ये जानेंगे कि क्या क्या रीजन है फ्रिक्शन होने के, फिर उसके बाद ये समझेंगे कि कितने टाइप के फ्रिक्शन होते हैं, क्या डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन हम निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, और लॉज ऑफ फ्रिक्शन क्या है फ्रिक्शन को डिटरमाइन करने के। उससे पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर देता हूँ अपने बारे में। मेरा नाम मृदुल अग्रवाल है। मैं अभी पीएचडी कर रहा हूँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से, आईसी बेंगलोर। मैं लगभग 8 साल से जेई मेंस और आईआईटी जेई और नीट यूजी के लिए स्टूडेंट्स को गाइड कर रहा हूँ। लगभग 1000+ स्टूडेंट्स को मैंने कैटर किया है। मैंने फिटजी लिमिटेड, आईकैड नागपुर और मोशन अकेडमी आगरा में पढ़ाया है। मैंने एमटेक अपनी आईआईटी मंडी से की है। मैं गेट क्वालिफाइड 2024 में भी था। लगभग 1331 रैंक आई थी मेरी। मैंने एनडीए और एफकैट को भी क्लियर किया हुआ है, और मेरी एआईआर 86 सिटी रैंक 1 आई थी आईईओ में। और यूपीसी के थ्रू मैं बीटेक में गया था। यूपी जनरल रैंक मेरी 2642। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है जिससे आपको ये लगे कि कम से कम जो कंटेंट डिलीवर हो रहा है उस पर हम विश्वास कर सकते हैं, तो वो जो कंटेंट है वो सही तो है। एक कोर्स भी हम लोग साइड बाय साइड रन कर रहे हैं, जो क्लास 10 से क्लास 11 मूविंग स्टूडेंट्स के लिए और क्लास 11 से क्लास 12 मूविंग के लिए, दोनों अलग अलग क्लासेस हैं। हर एक का ड्यूरेशन 1 आवर 30 मिनट्स का है। जूम या गूगल मीटिंग के थ्रू रहता है, क्योंकि मैं बेसिकली अभी कॉलेज में हूँ, तो फिर मतलब फुल टाइम नहीं पढ़ा सकता। इसीलिए 20 ये जो भी क्लासेस होती है वो ऑनलाइन क्लासेस होती हैं। 24 क्लासेस पर मंथ मिलती हैं, 1 फ्री डेमो क्लास है। और यहाँ पे डीपीपी और डाउट डिस्कशन भी रहता है, और हम एनिमेशन और सिमुलेशन की हेल्प से आपको पूरा टॉपिक या फिजिक्स का जो भी टॉपिक है वो समझाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो टॉपिक है हमारा दैट इज फ्रिक्शन। अगर हम बात करें यहाँ पे, आपने बहुत सारी ऐसी सिचुएशन देखी होंगी जिसमें आप यहाँ पे पुश कर रहे होते। यहाँ पे देखिए, ये पुश कर रहे हैं, आप राइट साइड पुश करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये जो बॉक्स है ये हिलता नहीं है, बहुत देर तक हिलता ही नहीं है। ये क्यों नहीं निकलता है? बिकॉज यहाँ पे कोई ना कोई ऐसा फोर्स है जो इस सरफेस के अलोंग लग रहा है और इस ऑब्जेक्ट को रोकने की कोशिश कर रहा है। दैट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अभी हम देखेंगे किस टाइप के फ्रिक्शन के टाइप्स होते हैं, लेकिन अभी हम पहले समझते हैं कि यहाँ पे देखने को क्या मिलता है। ऑब्जर्व क्या करते हैं, जब हम किसी बॉक्स को पुश करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता है और वो पीछे की साइड लगता है, जैसे कि यहाँ पे फिगर में आपको देखने को मिल रहा हो। तो यहाँ पे बेसिकली हो क्यों रहा है, ये फ्रिक्शन लग क्यों रहा है? तो यहाँ पे अगर आप देखो, यहाँ पे ये जो बॉक्स है और अगर मैं इस सरफेस के बीच में देखूं तो यहाँ पे इरेगुलरिटीज ऑफ द सरफेस देखने को मिल रही है। जब भी कोई दो सरफेसेस और उन दोनों के बीच में जो कांटेक्ट है, वो कॉन्टेक्टिंग सरफेस के बीच में रेगुलरिटीज हैं, सरफेस रफनेस है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या आ जाता है, फ्रिक्शन लगने की कोशिश होती है। तो अगर हम यहाँ पे कोई भी डायरेक्शन ऑफ मोशन रखेंगे तो उसके ऑपोजिट बेसिकली फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करता है। तो यहाँ पे आप इस वाली फिगर में भी देख सकते हो कि जैसे ही हम इस ऑब्जेक्ट को, मान लेते हैं ऑब्जेक्ट ए है, ये वाला ऑब्जेक्ट बी है, और इस ए ऑब्जेक्ट को बी ऑब्जेक्ट के ऊपर स्लाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो दोनों के लिए इरेगुलरिटीज है, दोनों के सरफेस में इरेगुलरिटीज है। तो जब आप ए ऑब्जेक्ट बी ऑब्जेक्ट के ऊपर मोशन करने की कोशिश करवा रहे हो, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इरेगुलरिटीज के कारण बेसिकली फ्रिक्शन जनरेट होता है। तो ये ड्यू टू इंटरलॉकिंग एंड इंटर मॉलिकुलर फोर्सेज हैं जो कि यहाँ पे फ्रिक्शन ऐड करता है। तो ये बेसिकली, अगर मैं लोअर लेवल पे चला जाऊं तो बिल्कुल यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस की तरीके से ये एक्ट करता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, यहाँ पे फंडामेंटल फोर्स है जो एक्ट कर रहा है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फ्रिक्शन जो है वो पीछे की साइड लग रहा है, और ये जो ऑब्जेक्ट है इसको हम मोशन राइट साइड देने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमें ये बात समझ में आ गई कि ड्यू टू irregularities between the two surfaces which are brought into contact, there is friction which is acting between the two bodies. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ड्यू टू irregularities, ड्यू टू irregularities, irregularities of the two surfaces, of the two surfaces which are brought into contact,
which are brought into contact, which are brought into contact. Friction force, friction force comes into play, comes into play. यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स लगता है। तो एक बार मैं इंटरव्यू में गया था तो वहां पे भी एक क्वेश्चन पूछा था कि अगर मान लेते हैं एक आपके पास अ, अ, जो मार्कर है, वो मार्कर की बात करें और आप इसे व्हाइट बोर्ड पे यूज कर रहे हैं, तो क्या यहाँ पे फ्रिक्शन कोफिशिएंट सेम रहेगा या नहीं रहेगा? अगर आप इसको वॉल के रिस्पेक्ट में देखें तो यहाँ पे फ्रिक्शन कोफिशिएंट जो है वो अलग अलग होगा, और फ्रिक्शन कोफिशिएंट जो है वो दोनों बॉडीज के जो कॉन्टेक्टिंग सरफेस होते हैं उसके हिसाब से ये फ्रिक्शन कोफिशिएंट लगता है। अभी हम बात करेंगे फ्रिक्शन कोफिशिएंट क्या होता है। बेसिकली आपको ये समझना है कि यहाँ पे फ्रिक्शन एक्ट करेगा, और ये फ्रिक्शन दोनों ही सरफेसेस के नेचर के हिसाब से लगता है, ना कि एक ही सरफेस के हिसाब से लगता है, जैसे मैंने अभी मार्कर करके हिसाब को बताया। यहाँ पे हम नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमें दो टाइप के फ्रिक्शन देखने को मिलते हैं, एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन और दूसरा होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। तो यहाँ पे देखिए स्टैटिक फ्रिक्शन कब लग रहा है, जैसे मान लेते हैं ये पर्सन है आपके पास और ये आप ब्लॉक को देख रहे हैं, ये जो ब्लॉक है लेट्स से ए, और आप इसे इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं राइट साइड, और बॉक्स अभी जो है वो स्टेशनरी है, रुका हुआ है। तो अगर मान लेते हैं यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये जो फ्रिक्शन फोर्स होगा, ये फ्रिक्शन फोर्स हमें मोशन देने के अगेंस्ट काम करेगा। बेसिकली हम जब इसके ऊपर राइट साइड फोर्स लगाएंगे तो ये बेसिकली स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करने लगेगा, और जब ये स्टैटिक फ्रिक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करने लगेगा तो ये हमारे फोर्स को बैलेंस करने की कोशिश करेगा। और जब तक हमारा ये फोर्स, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे मैंने 2 न्यूटन लगाया और यहाँ पे भी 2 न्यूटन लग गया, तो ये बैलेंस रहेगा। अब मैंने 4 न्यूटन लगाया, तो 4 न्यूटन पे ये 4 न्यूटन लग सकता है, तो ये 4 न्यूटन लगा देगा। तो ये फ्रिक्शन जो है, ये स्टैटिक फ्रिक्शन अपने आप को वेरी भी कर सकता है, सेल्फ एडजस्ट भी कर सकता है, और अपने अप्लाइड फोर्स के हिसाब से ये बढ़ता भी जाता है। लेकिन अगर मान लेते हैं ये फोर्सेस बहुत ज्यादा बढ़ गए, तो फिर क्या होता है, बॉडी रेस्ट से फिर मोशन में आ जाती है। जब ये बॉडी रेस्ट से मोशन में आ जाती है तब हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन लगना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए अगर मेरा अप्लाइड फोर्स राइट साइड लग रहा है और यहाँ पे बेसिकली जो बॉक्स है वो राइट की तरफ मोशन कर रहा है, तो जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो इसके ऊपर एक्ट करने लगता है, और ये काइनेटिक फ्रिक्शन ये जो होगा ये बैकवर्ड एक्ट करने लगेगा, और आप इसमें देख सकते हो ध्यान से। तो ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन है ये पीछे की साइड एक्ट कर रहा है, और ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा इसकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है, ये वैल्यू कांस्टेंट रहती है। ये एक बार बॉडी चलने लग गई तो ये फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन आपका कांस्टेंट रहेगा, पीछे कांस्टेंट रहेगा, 2 न्यूटन ही लगता रहेगा। मान लेते हैं आपने 4 न्यूटन फोर्स लगाया, 6 न्यूटन लगाया, 8 न्यूटन लगाया, तब भी ये फ्रिक्शन फोर्स जो होगा काइनेटिक फ्रिक्शन का ये कांस्टेंट रहेगा, और ये पीछे लगता रहेगा। जबकि इस वाले केस में क्या हो रहा था कि स्टैटिक फ्रिक्शन के केस में जैसे ही आप 2 न्यूटन, 4 न्यूटन, 5 न्यूटन, 10 न्यूटन फोर्स बढ़ा रहे थे, तो जितना फ्रिक्शन अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से बढ़ सकता है उतना वो बढ़ता रहता है। जैसे 2 न्यूटन से 4 न्यूटन तक, मतलब ये 4 न्यूटन तक अगर मैक्सिमम जा सकता है, तो पहले ये 0 रहेगा, फिर उसके बाद 1 न्यूटन लगेगा, फिर उसके बाद 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, 4 न्यूटन। जैसे जैसे आप फोर्सेस बढ़ाते जाएंगे, अपना अप्लाइड फोर्स बढ़ाएंगे, जैसे आपने पहले 0 लगाया तो 0 फ्रिक्शन, अब 2 लगाया तो 2 न्यूटन, 3 न्यूटन लगाया तो 3 न्यूटन फ्रिक्शन, 4 न्यूटन लगाया तो 4 न्यूटन फ्रिक्शन। लेकिन अब 5 न्यूटन आपने लगा दिया तो यहाँ पे क्या होगा, बॉडी जो है वो मोशन में आ जाएगी। जब वो बॉडी मोशन में आ जाएगी तो उसके ऊपर काइनेटिक फ्रिक्शन पीछे की साइड एक्ट करने लगेगा, और बॉडी जो है वो मोशन में रहेगी। अगर आप अप्लाइड फोर्स फिर भी बढ़ाते रहते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, बॉडी जो है वो एक्सेलरेट करने की कोशिश करेगी। अब हम देखते हैं काइनेटिक स्लाइडिंग एंड काइनेटिक रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक बॉक्स है और ये जो पर्सन है इसको पुल करने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पे एक टेंशन टी डेवलप हो जाएगा जिसके कारण ये जो बॉक्स है वो आगे चलने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ मोशन आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, एक फ्रिक्शन फोर्स जो है वो इसके ऊपर एक्ट करने लगेगी, और ये पीछे की साइड एक्ट करेगा। ये डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन जो होगी इसमें पीछे की साइड एक्ट करेगी, सो दैट ये ब्लॉक को रोकने की कोशिश करेगा। ठीक है, यहाँ पे आप देखें तो काइनेटिक स्लाइडिंग फ्रिक्शन लग रहा है। स्लाइडिंग क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्लाइड हो रहा है, ये मोशन कर रहा है, ऐसा नहीं है कि ये रुका हुआ है,
यहाँ पे लगातार काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है और इसकी वैल्यू ज्यादा रहेगी इन कंपैरिजन टू रोलिंग फ्रिक्शन। अब ये रोलिंग फ्रिक्शन क्या है, यहाँ पे देखिए हमने इसी बॉक्स से नीचे रोलर्स लगा दिए। जब हमने रोलर्स लगा दिए तो ये रोलर्स क्या कर रहे हैं, तो ये रोलर्स जो है बेसिकली फ्रिक्शन को कम कर रहे हैं और अब आप इजीली इसे पुल कर पा रहे हैं। देखिए अब यहाँ पे ये जो पर्सन है इसके लेग्स का अंतर देखिए। तो यहाँ पे जब आप टेंशन सेम टेंशन लगा रहे हैं तो यहाँ पे आराम से आपका फ्रिक्शन फोर्स कम लग रहा है और इसीलिए बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पे ये जो बॉडी है ये आराम से राइट साइड मोशन कर पा रही है। तो यहाँ पर रोलिंग फ्रिक्शन जो लग रहा होगा, ये जो रोलिंग फ्रिक्शन लग रहा होगा इस पे, ये रोलिंग फ्रिक्शन काफी कम होगा इन कंपैरिजन टू द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो रोलिंग फ्रिक्शन होता है वो सबसे कम वैल्यू का होता है, इसीलिए हम लोग गाड़ियों में, ऑब्जेक्ट्स में नीचे रोलर्स लगाने की कोशिश करते हैं। या आप ट्रॉलीज देखते होंगे या आपने कोई बॉक्स देखा होगा तो उसके नीचे भी बेसिकली हम लोग रोलर्स लगाने की कोशिश करते हैं सो दैट कि फ्रिक्शन हमें कम से कम महसूस हो और जो बॉडी है वो आराम से फंक्शन कर पाए। तो हमारे पास चार टाइप के फ्रिक्शन हो गए। पहली बात तो स्टैटिक फ्रिक्शन जो कि वेरिएबल टाइप का होता है, वेरिएबल होता है। दूसरा सेल्फ एडजस्ट कर सकता है। और तीसरी बात, इसकी एक मैक्सिमम वैल्यू होती है, हम बाद में बात करेंगे। इट्स मैक्सिमम वैल्यू इज मोर देन द काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए एक बहुत अच्छा प्रॉब्लम दिया हुआ है और इसके बेसिस पे हमें बताना है कि यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा। देखिए ऊपर वाला जो ऑब्जेक्ट है ये है ए, और ये जो ऑब्जेक्ट ए है ये राइट साइड मोशन कर रहा है केवल 2 मीटर पर सेकेंड से। और एक यहाँ पे बॉटम में एक ऑब्जेक्ट है जो कि बी है और इसकी जो स्पीड है राइट साइड वो है 4 मीटर पर सेकेंड और इस पे फोर्स केवल 3 न्यूटन लग रहा है। अब बताइए कि फ्रिक्शन कहाँ पे लगेगा। पहली बात तो हमेशा आपको ये समझनी है कि काइनेटिक फ्रिक्शन हो चाहे स्टैटिक फ्रिक्शन हो, जो भी फ्रिक्शन लगेगा वो हमेशा रिलेटिव मोशन के अगेंस्ट लगने की कोशिश करता है। आपको फोर्सेस पे ध्यान नहीं देना है, आपको किस पे ध्यान देना है, रिलेटिव मोशन पे ध्यान देना है। तो अगर मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट ए को देखूं तो ऑब्जेक्ट ए बी के ऊपर धीमे जा रहा होगा या तेज जा रहा होगा। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो ये केवल 2 मीटर पर सेकेंड से आगे जा रहा है, जबकि बी जो है वो 4 मीटर पर सेकेंड से आगे जा रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए लिखता हूँ तो कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ बी माइनस कितना हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ए। तो वेलोसिटी ऑफ बी कितना हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ बी हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ए कितना हो जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो 2 मीटर पर सेकेंड से ये हमें जाता हुआ दिखाई देगा। अगर मैं ए पे बैठ जाऊं, इफ वी सिट ऑन ए, अगर मैं ए पे बैठ जाऊं देन बी विल ट्राई टू मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए। तो मतलब अगर मैं ए के ऊपर बैठ जाऊं तो बी मुझे आगे चलता हुआ दिखाई दे, क्योंकि ये बी मेरे को आगे चलता हुआ दिखाई दे रहा है तो फ्रिक्शन बी को क्या करने की कोशिश करेगा, रोकने की कोशिश करेगा। तो बी के ऊपर जो फ्रिक्शन है वो किधर एक्ट करेगा, अगर मैं बी की बात करूं तो बी पे जो फ्रिक्शन है वो पीछे लेफ्ट साइड एक्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन किसके बीच में आ रहा है, ए और बी के बीच में। तो अगर ए बी पे पीछे की साइड फ्रिक्शन लगा रहा है तो ए पे फ्रिक्शन कहाँ पे लगेगा, ए पे फ्रिक्शन जो है वो आगे की साइड लगेगा, जिससे कि ये 2 मीटर पर सेकेंड वाली जो वेलोसिटी है ये बढ़ती जाए और 4 मीटर पर सेकेंड वाली वेलोसिटी घटती जाए। और मान लेते हैं ये 3 मीटर पर सेकेंड पे सेम वेलोसिटी से मोशन कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये चाहते हैं कि फ्रिक्शन ये कोशिश करेगा कि इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन ना हो।
मतलब ऐसा नहीं है कि ए आगे निकल जाए या बी आगे निकल जाए। कोशिश ये रहती है फ्रिक्शन की कि भैया एक की स्पीड कम हो और एक की स्पीड ज्यादा हो, सो दैट कि दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन खत्म हो जाए और दोनों का जो एक्सेलरेशन है वो सेम हो जाए। लेकिन फ्रिक्शन अपनी एक लिमिट तक ही बढ़ सकता है, उससे ज्यादा नहीं बढ़ सकता। अभी हम एनिमेशन के थ्रू भी समझेंगे कि कैसे ये पॉसिबल होता है। तो देखते हैं। ठीक है, तो यहां से अगर हमें देखना है तो ये समझ में आ गया कि जब बी को देखा जाए तो बी की वेलोसिटी पे हमें फोकस करना है और ए की वेलोसिटी पे फोकस करना है। तो ए की जो वेलोसिटी है वो 2 मीटर पर सेकेंड और बी की वेलोसिटी है 4 मीटर पर। तो बी जो है वो ए के रिस्पेक्ट में आगे जाने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए ए वाला जो है वो बी पे पीछे की साइड फोर्स लगाएगा और बी वाला ए पे आगे की साइड फोर्स लगाएगा। और इस तरीके से अब हम मोशन देखते रहते हैं। बाकी जो फोर्सेज हैं वो हमें फोर्सेज बनाने होते हैं फ्री बॉडी डायग्राम पे। जैसे इस पे 10 न्यूटन फोर्स है तो 10 न्यूटन फोर्स बी पे लगता रहेगा। और ऐसी अगर मैं, सॉरी ये इस पे नहीं लग रहा है, बी पे जो है हमारा 3 न्यूटन फोर्स लग रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे 3 न्यूटन फोर्स लग रहा है। और अगर मैं ए पे बात करूं तो ए पे जो है वो राइट साइड फोर्स लग रहा है 10। और दोनों का फिर हम क्या करेंगे, एक्सेलरेशन सेम करेंगे क्योंकि ये राइट वर्ड लेने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे आप फिर न्यूटन लॉज ऑफ इक्वेशन के हिसाब से भी आप लिख सकते हैं कि यहाँ पे 3 - F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जो भी मास ऑफ बी होगा इंटू ए। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 10 + F माइनस कुछ भी नहीं है, 10 + F इक्वल टू कितना हो जाएगा, मास ऑफ ए इंटू एक्सेलरेशन ऑफ ए। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। तो ये दोनों इक्वेशंस आपको सॉल्व करनी पड़ेंगी मास ऑफ ए मास ऑफ बी के हिसाब से, सो दैट कि आप फाइनली आंसर निकाल पाए। अब हमारे 2-3 लॉज हैं जो इंपॉर्टेंट लॉज हैं और हम ये लॉज समझते हैं। पहली बात जो है वो है स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा कब लगता है, ये तब लगता है जब बॉडी जो है वो स्टेशनरी है। इट एक्ट्स व्हेन द बॉडी इज stationary, when the body is stationary with respect to another body, with respect to the another body to which it is in contact, to which it is in contact। मतलब अगर मान लेते हैं मेरे पास एक बॉडी है, वो सिंपल एक मास, यहाँ पे ये जो बॉडी है ये रखी हुई है और अब इसे कोई मोशन देने की कोशिश कर रहा है, ये रेस्ट पे है और अब आप इसे फोर्स लगा के मोशन देने की कोशिश कर रहे हैं, तब यहाँ पे जो है स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा। इट एक्ट्स व्हेन द बॉडी इज स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू अनदर बॉडी टू व्हिच इट इज इन कांटेक्ट एंड द external applied force and the external applied force tries to bring it tries to bring it into motion, मोशन में लाने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे बेसिकली अगर ये कोई फोर्स है, आप राइट साइड लगा रहे हैं, तो ये बेसिकली क्या होगा, ये इसे मोशन में लाने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स है वो स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा और ये पीछे की साइड एक्ट करेगा। इसी तरीके से यहाँ पे अगर हम देखें, कोई बॉडी है, उस बॉडी के ऊपर एक और बॉडी रखी है, जैसे मान लेते हैं ये 10 kg का ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर एक 5 kg का एक और ऑब्जेक्ट है और दोनों कांस्टेंट स्पीड से मोशन कर रहे हैं, माने 2 मीटर पर सेकंड से राइट साइड ये भी और 2 मीटर पर सेकंड से ये भी। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो 5 kg का ऑब्जेक्ट है ये 10 kg का ऑब्जेक्ट के ऊपर ये स्लाइड कर रहा है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये इसके ऊपर कोई फोर्स हो सकता है लग रहा हो। तो जैसे कि यहाँ पे अगर अपन देखें कि यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं राइट साइड, तो हो सकता है यहाँ पे जो 5 kg ऑब्जेक्ट है इस पे कोई फोर्स लगेगा नहीं, तो यहाँ पे केवल फ्रिक्शन ही है जो इसे आगे लेके जा सकता है। तो यहाँ पे इसे एक्सेलरेशन देने की कोशिश करेगा और ये 10 kg वाला जो होगा, इस 10 kg के ऊपर जो है फ्रिक्शन पीछे की साइड एक्ट करेगा और इस ये 10 kg वाले पे कैपिटल एफ इधर आगे की साइड लगेगा, सो दैट कि दोनों का एक्सेलरेशन सेम हो जाए। तो हमेशा जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो कब लगता है,
जब दो बॉडीज एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे हो और किसी एक बॉडी को आप दूसरी बॉडी के रिस्पेक्ट में मोशन देने की कोशिश कर रहे हो, रेस्ट से स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हो, तब यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है। और इस स्टैटिक फ्रिक्शन को अगर हम देखें तो ये सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। इट इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स which varies as per the applied force। ठीक है। और अगर मैं देखूं तो एफ एस का जो वैल्यू होता है वो वेरी करता है कहां से कहां तक। एफ एस जो है वो जीरो से लेकर मैक्सिमम कहां तक जा सकता है, म्यू एस इंटू एन। यहाँ पे म्यू एस जो होता है इसी को हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, या फिर बोल सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक, ठीक है, ये कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बोला जाता है। और एन जो होता है, एन क्या होता है, एन इज द नॉर्मल कॉन्टैक्ट नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स ऑन द कॉन्टैक्टिंग सर्फेसेस। तो यहाँ पे जो नॉर्मल फोर्स होगा, जैसे यहाँ पे अगर अपन देखें ये नॉर्मल फोर्स ऊपर की साइड एक्ट करेगा, तो इस नॉर्मल के हिसाब से ये जो फ्रिक्शन का वैल्यू है ये अपने मैक्सिमम वैल्यू तक जा सकता है। यहाँ पे नॉर्मल ऊपर लग रहा है, नीचे एम लग रहा है। नॉर्मल आप इस केस में देखेंगे तो एम के बराबर है। तो हर केस में लेकिन नॉर्मल जो है वो एम के बराबर नहीं होता, वो डिपेंड करेगा किस तरीके का क्वेश्चन। ओके, तो ये आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ये जो फ्रिक्शन है ये स्टैटिक फ्रिक्शन को दिखा रखा है। देखिए ये स्टैटिक फ्रिक्शन। तो जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है ये अपनी जो वैल्यू है इसको वेरी कर रहा है। ये जीरो से लेकर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और मैक्सिमम कहाँ तक पहुंच रहा है, ये मैक्सिमम यहाँ तक पहुंच रहा है, यू एस एन। ये मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। और जैसे जैसे ये अप्लाइड फोर्स आप पढ़ा रहे हैं वैसे वैसे ये बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे अप्लाइड फोर्स अगर अगर आप एकदम मैक्सिमम वैल्यू पे आ गया कि भाई यहाँ पे अब ये लिमिटिंग फ्रिक्शन की बात हो रही है, इस पॉइंट पे हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो होगा क्या कि यहाँ पे बेसिकली जो बॉडी है उस पे सबसे ज्यादा फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा, और इसकी वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे देख सकते हैं आप। ये वैल्यू कितनी होगी, एफ एस मैक्सिमम की वैल्यू कितनी होगी, जो होगी म्यू एस इंटू एन। म्यू एस इंटू एन। यहाँ पे एन जो होता है ये नॉर्मल फोर्स है या नॉर्मल रिएक्शन है। ये नॉर्मल रिएक्शन, तो मतलब ये कोई बॉडी थी, आप ये समझिए ये बॉडी थी, एम मास की बॉडी थी, और यहाँ पे आपने कोई फोर्स लगाना स्टार्ट किया, ये रेस्ट पे रखी हुई थी। तो जैसे जैसे आप ये फोर्स एफ लगा रहे हैं, ये वाला जो एफ आप लगा रहे हैं, वैसे वैसे क्या होगा, फ्रिक्शन जो है वो इंक्रीज करेगा। ये एफ अपना मैक्सिमम वैल्यू मान लेते हैं, ये 4 न्यूटन तक है, तो ये फ्रिक्शन बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। आप भी फोर्स लगाते जा रहे हैं, पहले आपने 0 लगाया, अब आपने 2 न्यूटन लगाया, अब आपने 3 न्यूटन लगाया, अब आपने 4 न्यूटन लगाया, अब आपने 5 न्यूटन लगा दिया। तो बेसिकली क्या होगा, जैसे जैसे आप फोर्स बढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे जीरो से टू, टू से थ्री, थ्री से फोर, तो यहाँ से ये जो फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन, ये भी इंक्रीज कर रहा है। तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन इंक्रीज करता जाएगा, करता जाएगा, करता जाएगा, और मैक्सिमम कहाँ पे पहुंचेगा, यहाँ तक पहुंच जाएगा। जब ये अप्लाइड फोर्स इस वाले पॉइंट पे होगा, तब यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन जो होगा वो मैक्सिमम वैल्यू जो होगा वो कितना होगा, म्यू एस इंटू एन। तो म्यू एस इंटू नॉर्मल रिएक्शन, तो ये एन हो गया आपका, और यहाँ पे एम लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो नॉर्मल है ये एम जी के बराबर है। और अब ये मैक्सिमम म्यू एस एन हो गया। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो जैसे ही ये बॉडी फिर मोशन में आ जाती है, इसके पास कोई स्पीड आ जाती है, जैसे मान लेते हैं इसके पास कुछ स्पीड आ गई, तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो आप अप्लाइड फोर्स लगा रहे थे, ये अप्लाइड फोर्स तो लगाते रहेंगे, लेकिन जो फ्रिक्शन है वो फ्रिक्शन क्या लगेगा, अब की बार अब काइनेटिक फ्रिक्शन लगने लगेगा। और ये देखिए इसकी वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, और ये एफ के की वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू के इंटू, where mu k is the coefficient of the kinetic friction, n is the normal reaction from the contacting surface।
अच्छा, एक चीज और समझने वाली है इसमें कि ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है ये कांस्टेंट होता है, ये कांस्टेंट। मैंने पहले ही बताया था आपको जब मैं समझा रहा था कि काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है उसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट है। लेकिन यहाँ पे जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो अपने आप को सेल्फ एडजस्ट करता है इस तरीके से कि भाई जो रिलेटिव मोशन है वो बॉडीज के बीच में ना हो। तो इस तरीके से बेसिकली जो काइनेटिक फ्रिक्शन है और स्टैटिक फ्रिक्शन है वो एक्ट करते हैं। अच्छा, एक चीज और समझने वाली है कि यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन क्या सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है? तो आंसर है इसका कि सरफेस एरिया पे डिपेंड नहीं, ये केवल जो है नेचर ऑफ द सरफेसेस पे डिपेंड करता है। अगर दो सरफेसेस जो कॉन्टेक्टिंग सरफेस है उनके बीच में ज्यादा इरेगुलरिटीज है, दोनों के बीच में ज्यादा इरेगुलरिटीज है, ज्यादा सरफेस रफनेस है, तो बेसिकली क्या होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट और स्टैटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट बढ़ जाता है। और क्या ये एरिया ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड करता है? कहीं यहाँ पे एरिया है, नहीं आ रहा, तो ये एरिया पे डिपेंड नहीं करता, केवल कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और नॉर्मल कांटेक्ट फोर्सेस पे डिपेंड करता है। होप ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। अभी पहले हम लोग थोड़ा सा इसको एनिमेशन के थ्रू भी समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे सिंप्लीफाइड सिचुएशन है। जैसे आपको पता होगा कि मान लेते हैं ये तो सिंपल ही केस है। आपने बॉडी पे दोनों साइड, देखिए यहाँ पे देखिए, ये बॉडी पे दोनों साइड अगर हम देखें तो सेम फोर्सेस लग रहे हैं, 550 न्यूटन राइट साइड, 50 न्यूटन लेफ्ट साइड। तो यहाँ पे जो नेट फोर्स है इस बॉडी पे कितना है? 0 है। और ये बॉडी मोशन नहीं कर पा रही। अगर मान लेते हैं मैं इसके ऊपर नेट फोर्स लगाना चाहता हूँ तो अब ये बॉडी जो है वो राइट साइड मोशन कर रही है और इसकी स्पीड जो है वो बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि नेट फोर्स आपका 50 न्यूटन राइटवर्ड लग रहा है और ये जो बॉडी है ये एक्सेलरेट करने की कोशिश करेगी। और इसमें देखिए यहाँ पर रेड, इसी तरीके से अगर मान लेते हैं फिर से मैं सेम फोर्स करना चाहता हूँ यहाँ पे दोनों, अब लेफ्ट साइड अगर आप देखें तो फोर्सेस बढ़ गए, दैट इज 150 न्यूटन, और राइट साइड जो है वो 100 न्यूटन। तो अब बॉडी किस साइड जाएगी? लेफ्ट साइड जाएगी। तो यहाँ पे ये जो बॉडी है लेफ्ट साइड जा रही है। तो ये आपको नेट फोर्सेस का थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो स्पीड इसकी बढ़ती जाती है क्योंकि ये रेस्ट से एक्सलरेट कर। नेक्स्ट हम लोग एक और देखते हैं। मान लेते हैं ये आपके पास ब्लॉक है और अभी ये रूलर्स के ऊपर रखा हुआ है, तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन है वो कम से कम लगेगा। अब आपने इसके ऊपर फोर्स लगाया, फोर्स लगाया, फोर्स लगाया, राइट साइड फोर्स लगाते जा रहे हैं, तो ये बॉडी जो है वो राइट साइड एक्सेलरेट कर रही है। तो आप देखें यहाँ पे वैल्यूज भी होंगी। तो ये कांस्टेंट स्पीड से मोशन कर रही है क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन बिल्कुल कितना है? 0 है ना। मैं दोबारा से दिखा देता हूँ। 50 kg का मास है, आपने इसके ऊपर 320 न्यूटन फोर्स लगाया और फिर आपने छोड़ दिया। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, इसके पास कोई स्पीड आ गई 18.5 मीटर पर सेकेंड और ये कांस्टेंट रहेगी क्योंकि अब इसके ऊपर नेट फोर्सेस 0 है। जब तक फोर्स लगता है तभी तक एक्सलेट होगा, फिर उसके बाद जब यहाँ पे नेट फोर्स 0 हो गया तो ये बॉडी जो है लगातार मोशन करती रहेगी उसी स्पीड से। तो एज पर द न्यूटन फर्स्ट लॉ। ठीक है, होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फ्रिक्शन के बारे में, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखते हैं, वैल्यूज भी देखेंगे सारे। मान लेते हैं ये ब्लॉक आपके पास है और यहाँ पे देखिए ये जो फ्रिक्शन फोर्स है ये भी बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। और जैसे ही फ्रिक्शन फोर्स एक वैल्यू तक पहुंच गया और फिर ये अपने आप को नहीं बढ़ा पा रहा है, तो ये फ्रिक्शन फोर्स कौन सा होगा? स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। एक बार दोबारा समझते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे अभी नेट फोर्स इस बॉडी पे कितना है? 0 है। आपने फोर्स लगाया 27 न्यूटन, तो 27 न्यूटन फ्रिक्शन लग गया। 31 न्यूटन, तो 31 न्यूटन फ्रिक्शन लग गया। फिर आपने 45 न्यूटन लगाया तो 45 न्यूटन तक बढ़ गया। फिर उसके बाद 59 न्यूटन लगाया तो 59 न्यूटन तक बढ़ गया। 61 न्यूटन लगाया, 65 लगाया, 71 लगाया, 85 लगाया, 94 लगाया, इवन इससे भी ज्यादा लगाया, 100 न्यूटन भी लगाया, 102 न्यूटन भी लगाया,
109 न्यूटन भी लगाया, 111 भी लगाया, 114 भी लगाया, 120, 150। अब देखिए 127 के बाद ये बॉडी जो है वो मोशन में आ गई है, अगर आप देखो। अब यहाँ पे आप फोर्स कम भी करेंगे तब भी यहाँ पे ये बॉडी मोशन में है तो मोशन ही रहेगी। तो ये देखिए जैसे जैसे आप अप्लाइड फोर्स बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है, यहाँ पे इसका एक्सेलरेशन जो है वो आपका बढ़ रहा है। अब यहाँ पे देखिए 94 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स पीछे की साइड लग रहा है। अब ये बॉडी धीमे धीमे जाके रुक जाएगी। देखिए अगर मैंने फ्रिक्शन को बहुत बढ़ा दिया, जैसे अगर मैं देखूँ, जैसे कंडीशन बढ़ा देते हैं, यहाँ पे देखिए ये फोर्स मैंने बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। अब देखिए फ्रिक्शन फोर्स बहुत अच्छा खासा लग रहा है। आपने अप्लाइड फोर्स और बढ़ाया 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 बढ़ाया, देखिए बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, ये देखिए अप्लाइड फोर्स बढ़ता जा रहा है, लेकिन यहाँ पे ये 188 न्यूटन तक फोर्स बढ़ता है। फिर ये देखिए 209, देखिए लगभग 255 के करीब आपने फोर्स बढ़ाया, तो ये फ्रिक्शन फोर्स भी बढ़ता रहा। लेकिन जब ये बॉडी मोशन में आ गई तब देखिए तुरंत यहाँ पे देखिए ये जैसे ही, फिर उसके बाद बॉडी जैसी मोशन में आ गई तो फ्रिक्शन फोर्स फिर कम हुआ, और फिर उसके बाद लगातार ये कांस्टेंट रहता है। और ये कितना लग रहा है, 188 न्यूटन पीछे की साइड लग रहा है। और नेट फोर्स अगर बढ़ता रहेगा तो एक्सेलरेशन भी बढ़ता रहेगा। वो भी आपको पूरा समझ में आया होगा। एक लास्ट बार मैं दोबारा से दिखा रहा हूँ। देखिए जैसे जैसे अप्लाइड फोर्स बढ़ा रहे हैं बढ़ा रहे हैं बढ़ा रहे हैं बढ़ा रहे हैं, तो फ्रिक्शन फोर्स जो है फिर कांस्टेंट हो जाता है, और फिर उसके बाद ये बॉडी जब मोशन में आ जाएगी तो अप्लाइड फोर्स बढ़ाते रहेंगे तो एक्सेलरेशन बढ़ता रहेगा। वैल्यूज के साथ दिखा देते हैं एक बार। 50 kg के मास है, आप फोर्स बढ़ा रहे हैं बढ़ा रहे हैं बढ़ा रहे हैं बढ़ा रहे हैं, बहुत ज्यादा कर देते हैं फ्रिक्शन। ठीक है, बढ़ा रहे हैं बढ़ा रहे हैं, तो ये 200 के करीब जाता है। फिर उसके बाद जैसे ही फोर्स और भी ज्यादा हो जाता है तो ये फ्रिक्शन फोर्स फिर कम होकर 188 न्यूटन पे आता है, और ये बॉडी जो है वो राइट साइड एक्सेलरेट करने लगती है। ठीक है, तो होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे एक्सेलरेशन मीटर भी है, एक्सेलरेशन भी देख सकते हैं आप, फ्रिक्शन भी आप बढ़ा सकते हैं। देखिए यहाँ पे फ्रिक्शन लगा रहे हैं लगा रहे हैं लगा रहे हैं लगा रहे हैं, फिर ये बॉडी जो है देखिए एक्सेलरेट भी कर रही है। 2.74 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फोर्स बढ़ा रहे हैं, एक्सेलरेशन भी बढ़ रहा है, और फ्रिक्शन फोर्स कांस्टेंट हो चुका है। तो अभी कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है, काइनेटिक फ्रिक्शन इसके ऊपर लग रहा है। ओके, सो नेक्स्ट हम लोग कुछ प्रॉब्लम देख लेते हैं। देखिए अब पहला केस है आपका, यहाँ पे दिया है 1 kg का मास, और 1 kg का मास जो है वो बेसिकली 15 मीटर पर सेकेंड से राइट साइड मोशन कर रहा है, और इस पे जो अप्लाइड फोर्स है आपने 10 न्यूटन लगा रखा है। तो जब ये 10 न्यूटन फोर्स आपने लगा रखा है तो यहाँ पे क्या होगा, अब आपको डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन बनानी है। तो देखिए यहाँ पे मैंने पहले बताया था, क्योंकि ये स्लाइड राइट साइड कर रहा है तो जो फ्रिक्शन फोर्स है इस पे वो पीछे की साइड ही लगेगा। फोर्सेस से मतलब नहीं है, रिलेटिव मोशन से मतलब। ये बॉडी अगर 15 मीटर पर सेकंड से राइट साइड जा रही है तो यहाँ पे जो काइनेटिक फ्रिक्शन है ये पीछे की साइड एक्ट करेगा, ये एफ के, ये काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा। इस पर लेफ्ट साइड जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, 10 न्यूटन लग रहा है। और अगर मैं देखूं तो ये ब्लॉक पे लग रहा है, ऑन द ब्लॉक। और अगर मैं यहाँ पे देखूं ग्राउंड पे, तो ग्राउंड पे जो है वो रिएक्शन बनेगा, क्योंकि ये एक्शन किसका है, ग्राउंड का, ब्लॉक के ऊपर पीछे की साइड। तो ग्राउंड पे जो फ्रिक्शन है वो आगे की साइड लगेगा, और ये जो होगा काइनेटिक फ्रिक्शन आगे की साइड लगने लग जाएगा। तो हमें यहाँ पे केवल डायरेक्शन ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बतानी थी, तो ये आप सामने मैंने शो कर दिया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी बिफोर कमिंग टू डैश इफ इट इज मूविंग अलोंग अ हॉरिजॉन्टल सरफेस विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड। मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट है आपके पास, और ये 5 मीटर पर सेकंड से राइट साइड मोशन कर रहा है, और काइनेटिक फ्रिक्शन का जो कोफिशिएंट है म्यू के की वैल्यू दे रखी है आपको 0.2,
और मास इसका जो भी है दिया होगा, यहाँ पे नीचे mg फोर्स लग रहा होगा, इस पे नॉर्मल लग रहा होगा, और यहाँ पे जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो पीछे की साइड एक्ट कर रहा होगा एफ के, और इसकी कांस्टेंट वैल्यू होगी। और बेसिकली ये पूछा जा रहा है कितना डिस्टेंस ये चलेगा ट्रेवल्ड बाय द बॉडी बिफोर कमिंग टू रेस्ट। कहीं पे जाके ये मान लेते हैं फाइनल वेलोसिटी इसकी कितनी हो रही है, 0 हो रही है। तो अगर मैं यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन की बात करूं तो ये कितना लगेगा, तो ये लगेगा म्यू के इंटू एन, और यहाँ पे ये कितना हो जाएगा म्यू के इंटू एम जी। और अगर मैं इसका एक्सेलरेशन निकालना चाहूँ तो नेट एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, नेट एक्सेलरेशन हो जाएगा नेट फोर्स जो भी एफ के अपॉन एम, तो ये हो जाएगा म्यू के इंटू जी। ये पीछे की साइड एक्ट करेगा, म्यू के इंटू। और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये बॉडी क्योंकि आगे की साइड इसकी वेलोसिटी और इसका एक्सेलरेशन जो है वो पीछे की साइड है, तो ये बॉडी रेस्ट पे आएगी। तो एक्सेलरेशन अगर मैं देखना चाहता हूँ तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा म्यू के इंटू, म्यू के की वैल्यू कितनी है 0.2, इंटू जी की वैल्यू कितनी है 9.8। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये बन जाएगा आपका 1.96, ये बन जाएगा 1.96 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और यहाँ पर रिटार्डेशन हो रहा है, रिटार्डेशन। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं कि कितने डिस्टेंस बाद ये रुक जाएगा, तो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, एस इक्वल टू कितना होता है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2 ए। वी कितना हो गया 0 माइनस यू स्क्वायर कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना है -1.96 बिकॉज रिटार्डेशन हो रहा है। तो अगर मैं देखूं यहाँ पे कितना आएगा 25 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 1.96, तो ये आ जाएगा 6.377 मीटर। तो इतने डिस्टेंस के बाद ये रुक जाएगा। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम इसको नेक्स्ट वाले लेक्चर में जरूर सॉल्व करेंगे। और यहाँ पे दिया हुआ है, मैं क्वेश्चन में आपको आसानी से समझा दे रहा हूँ। एक 20 kg का ब्लॉक है जो कि हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है, 20 kg का मेटल ब्लॉक है, ये सरफेस पे रखा हुआ है। द ब्लॉक जस्ट बिगिंस टू स्लाइड व्हेन अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इज अप्लाइड टू इट। जैसे ही आप इस पे 100 न्यूटन फोर्स लगाते हैं ये स्लाइड करना स्टार्ट कर देता है। कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ द, जैसे ही 100 न्यूटन लगाते हैं ये स्टार्ट कर देता है मोशन करना। तो बताइए कि स्टैटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट कितना है। दूसरा चीज कैलकुलेट, अगर फ्रिक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू न्यू के की वैल्यू 0.4 है तो बताइए कितना फोर्स लगाना पड़ेगा सो दैट कि ये 20 kg वाला जो ऑब्जेक्ट है एक बार मोशन में आ गया तो ये मोशन में ही रहे। ओके, ये आप कमेंट करिएगा। होप दिस लेक्चर फाइंड्स यू हेल्पफुल, और आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा। आप इसे जरूर लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। कोई भी डाउट हो डिस्कस करिए, और मेरी ईमेल आईडी पे आप मेल भी कर सकते हैं, जो भी डाउट हो आपको आप मेल कर सकते हैं। ये मेरी ईमेल आईडी है, उस पर आप मुझे मेल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर लिसनिंग, और हम लोग नेक्स्ट क्लास में आपका ये जो क्वेश्चन है ये अभी डिस्कस करेंगे। जरूर इसे देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, सो दैट कि मैं भी मोटिवेटेड रहूं और ज्यादा वीडियोस डालने के लिए। थैंक्स फॉर लिसनिंग, बाय बाय।